हाय। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 11 और आज जो हम लोग देखेंगे वो है इंडेक्स के बारे में। ठीक है, इंडेक्स के बारे में आज जितना हो सके अपने तरफ से जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जितनी देर मैं बताऊँ आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं कि ताकि आपको इंडेक्स समझ में आ जाए आखिर है क्या, क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक बुक, हम लोग इन जनरल नॉर्मली क्या जानते हैं, बुक्स में हम लोग देखते हैं इंडेक्स पेज रहता है। हम लोग एक प्रैक्टिकल कॉपी बनाते थे, याद है 9, 10, 11, 12 उसमें प्रैक्टिकल रहता था। तो प्रैक्टिकल में कॉपी में हम लोग इंडेक्स फिल करते थे। ठीक, वहाँ पे क्या काम होता था, बेसिकली गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द होल बुक। आपको जो कुछ भी उसमें लिख रहे हैं, किताब में भी इंडेक्स रहता है, बुक में इंडेक्स रहता है, वो प्रैक्टिकल कॉपी की बात की उसमें इंडेक्स रहता है। उसमें क्या काम, बेसिकली नेविगेशन आसान होता है, हमें पता चल जाता है, इंफॉर्मेशन रहता है कि आप आखिरकार ये पूरे बुक में है क्या। ठीक है, उसी तरह से इंडेक्स से भी हमें पता चलेगा, मतलब स्टॉक मार्केट इंडेक्स से भी हमें क्या पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस एक पेज, उस इंडेक्स को देख के हम पता लगा सकते हैं कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल रिपोर्ट कार्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं, उसी तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में। और फाइनली एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें हमें हमारा ब्यौरा होता है, जिसमें हमारा डिटेल्स होता है, पास किया, फेल किया, कितना मार्क्स आए। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आखिरकार आपने परफॉर्म कैसा किया। उसी तरह से स्टॉक्स में निफ्टी 50 है और यहाँ पे मतलब निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है और भी है, बट ये थोड़ा सा आपको एनालॉजी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर इससे भी नहीं समझ आया है तो आप मान लो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कई मल्टीपल रोड्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं 50+ रोड्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई जा तो ट्रैफिक मेजर करके यार ट्रैफिक बता वहाँ का, उस जबलपुर जो भी सिटी है, मान लो जबलपुर है या फिर पटना है या फिर दिल्ली है या फिर मुंबई है, कोई भी सिटी है, आपको बोला जाएगा ट्रैफिक निकालो उस जगह का। कैसे निकालोगे, अब वहाँ पे जितने भी रोड्स है सब पे जाके तो नहीं निकालोगे, नहीं तो ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे जाके तो ऑब्जर्व नहीं करोगे, देखोगे तो नहीं, क्या करोगे, कुछ मेजर्स रोड होंगे, जो मेजर रोड होंगे वहाँ पे जाके मान लो 3, 4, 5 जो भी है उसको ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे और फाइनली क्या बताओगे भाई कि जबलपुर, दिल्ली, पटना, मुंबई, हैदराबाद यहाँ का ट्रैफिक कैसा है। ठीक है, उसी तरह से निफ्टी, एनएससी, बीएससी में रोड्स की तरह एनएससी में 2600 से ऊपर कंपनियां हैं आज के डेट में, बीएससी में 5500 से ऊपर कंपनियां हैं लिस्टेड। ठीक है, तो इसका बेसिकली हम लोग ट्रैफिक कैसे बताएंगे, निफ्टी 50 को देख के बताएंगे, इसका सेंसेक्स को देख के बताएंगे। ठीक, बूझे, समझे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इंडिया की बात करें तो हम लोग मेजर इंडेक्स की जो बात करते हैं वो है सेंसेक्स और निफ्टी। जो मार्केट वगैरह करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, सबसे पहले वो ऐप कोई भी खोलेंगे तो मतलब जो भी स्टॉक ब्रोकर का ऐप खोलेंगे वो चेक करेंगे भाई निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले इसकी बात करेंगे S&P, BSE, सेंसेक्स। आज के समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ BSE सेंसेक्स बोलते हैं और CNX निफ्टी को निफ्टी 50 बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा हिस्ट्री जान रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट इसमें और आए। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, ऊपर से जानेंगे, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस पता होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें हैं। अब S&P की सबसे पहले बात करें, थोड़ा बहुत आपको S&P का आइडिया भी मिल जाएगा। ठीक है, S&P, BSE, CNX, निफ्ट, मतलब S&P, BSE, सेंसेक्स के बारे में जानते हैं। S&P क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ये क्या है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। इंडिया में क्या हम लोग देखते हैं, क्राइसिल की बात करते हैं, ICRA की बात करते हैं,
इनकी बात करते हैं। ये क्या है? S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। अगर आई थिंक नाम आपने सुना होगा, अगर मार्केट में हो S&P, आप 500 सुनते होगे। ये क्या है? USA का इंडेक्स है, ठीक। तो और आगे थोड़ा बात करते हैं क्या है S&P BSE। पहले ऐसा क्यों था? एक्चुअली S&P और BSE लिमिटेड दोनों का जॉइंट वेंचर था। जॉइंट वेंचर बोले तो दो कंपनी, दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है, तो एक दूसरी वो कंपनी बनाते हैं और वो कंपनी उस चीज़ के लिए, उस इंटरेस्ट के लिए काम करती है, ठीक। दोनों ने मिलके जॉइंट वेंचर बनाया था, उसका नाम था एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब वो कंपनी नहीं रही, 2025 में आई थिंक ये बंद हो गई है। आई थिंक नहीं, मतलब ये बंद हो गई है, ठीक है। और बंद नहीं हुई है, मतलब गलत वर्ड बोल दिया, बंद नहीं हुए, इसका नाम बेसिकली अब चेंज हो गया है, क्योंकि S&P अब हट चुका है और सारा का सारा BSE लिमिटेड ही ये पूरा देखती है इंडेक्स। मतलब इंडेक्स जो BSE का इंडेक्स है, ये कंपनी देखती है, BSE इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1986 में सेंसेक्स BSE बनाया था, ठीक। 2000 में S&P, और S&P का नाम बेसिकली इसमें अटैच हुआ था, S&P BSE इंडेक्स। जॉइंट वेंचर जो बना 2016 में बना। अब बोलोगे भाई अरे यार 2000 में S&P नाम आया, जॉइंट वेंचर जो, अबे यार तो लीगल कंप्लाइंस वगैरह, इन जो लीगल जो चीज़ें थी, इनके बीच 2000 से ही शुरू हो गया होगा या फिर उससे पहले से ही शुरू हो गया। तो उस समय उन्होंने नाम बस अटैच किया। उनको लगा कि बाद में यार कंपनी बनाने की ज़रूरत है, मैनेज करते हैं दोनों मिलके इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने जॉइंट वेंचर बना लिया। अब लगा कि नहीं, BSE को लगा कि यार खुद से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर हट गया और 2025 के बाद से खुद संभालने लगी, ठीक। अब देखो थोड़ा सा, अब CNX निफ्टी की बात करने से पहले, एक्चुअली इसमें और भी कुछ है, थोड़ा सा नीचे मैं दिखाता हूँ। इसकी बात करने से पहले कई बार क्वेश्चन सवाल हमारे मन में आते हैं, सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है, निफ्टी का फुल फॉर्म क्या है। सेंसेक्स, कुछ गलत मत समझ लेना, सेंसेक्स का बोले तो सेंसिटिव इंडेक्स होता है। कैसे? सेंस यहाँ से उठाया और एक्स यहाँ से उठाया, तो SENSEX, ये बन गया सेंसेक्स। सेंसिटिव क्यों ना बोल रहा है? सेंसिटिव इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये ऐसे, इस इंडेक्स में 30 स्टॉक है जो पूरे मार्केट को, पूरे इंडिया के मार्केट को दर्शाता है, ठीक है। अगर कुछ भी होगा तो इनमें हलचल होगी, इसलिए इसको बोल रहा है सेंसिटिव, ठीक। पुकी बॉय। NSE की बात करें तो, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी NIFTY +50, ये IFTY उठाया है और N यहाँ से उठाया है, सॉरी N यहाँ से नहीं, NSE से उठाया है, ठीक। तो NSE +50 का IFTY क्या बन गया? निफ्टी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब S&P वाले में ही आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो हमें क्या लगता है कि सिर्फ सेंसेक्स ही है, निफ्टी 50 ही है, ऐसा नहीं है बाबा, बहुत सारे इंडेक्स है, मल्टीपल इंडेक्स है। नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, BSE इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लिस्ट ऑफ बेंचमार्क कोड्स एंड नेम्स। बेंचमार्क्स बोले तो इसी इंडेक्स को बेंचमार्क्स बोलते हैं, एज ए बेंचमार्क बेसिकली यूज किया जाता है। वो आगे समझेंगे बेंचमार्क क्या है, अभी यहाँ ध्यान दो, ठीक है। देखो BSE सेंसेक्स है, BSE 100 है, 200, 500, ये सब क्या है? सारा इंडेक्स ही है। यहाँ पे देखोगे तो बैंक एक्स, ऑटो, मेटल, ये क्या है? ये सब जो चीज़ें हैं वो सेक्टोरियल इंडेक्स है। सेक्टोरियल इंडेक्स कहने का मतलब कोई एक सेक्टर, मान लो यहाँ पे क्या है, मेटल का है, तो जितनी भी मेटल कंपनी होगी ना, इसमें वैसे कंपनी रहेंगी और उस मेटल वाले इकोनॉमी को बताएगा कि मेटल की इकोनॉमी कैसे चल रही है, ठीक है। तो ये सब हो गए इंडेक्स। अब देखो नीचे चले जाते हैं, कितने इंडेक्स, सबकी तो बात नहीं कर सकते। टोटल यहाँ पे कितना है? 124 इंडेक्स है NSE में, सॉरी BSE में। यहाँ पे वही छोटा सा नोट लिखा है अबाउट BSE इंडेक्स सर्विसेज, पहले एशिया इंडेक्स प्राइवेट था, अब नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं CNX निफ्टी की।
आइए, CNX निफ्टी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ऑब्वियसली NSE को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब CNX निफ्टी नहीं बोलते हैं, अब निफ्टी 50 बोलते हैं। अब इसे मैनेज कौन करता है? पहले कौन मैनेज करता था? क्राइसिल और NSE मिल के मैनेज करता था। क्राइसिल आपको पता है इंडिया का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इस दोनों ने मिलकर कंपनी बनाया, जॉइंट वेंचर IISL, इंडिया इंडेक्स सर्विसेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अब NSE इंडेक्स लिमिटेड एग्जिस्ट करती है। मतलब जॉइंट वेंचर खत्म हो चुका है और उसके बाद से निफ्टी 50 नाम पर गया। 1996 में CNX निफ्टी लॉन्च हुआ था। 2013 में NSE इंडाइसेस लिमिटेड बना। 2015-16 में निफ्टी 50 आ गया, नाम चेंज हो गया। ठीक, ये देखो यहाँ पे क्या था? 1986 में सेंसेक्स BSE, 2000 में S&P नाम अटैच हुआ, 2016 में जॉइंट वेंचर बना, 2025 में ये थोड़ा ये ध्यान रखो, ठीक है। 1986 और सेंसेक्स के लिए बना जब, और NSE 1996, मतलब 10 साल का गैप है। अब थोड़ा कन्फ्यूजन कब आता है? जब आप चार्ट देखोगे निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का। आइए चार्ट में आते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 यहाँ पे है, इसी को खोलते हैं। ठीक, ओपन करने के बाद यहाँ पे डेली चार्ट्स हैं। देखो अलग अलग चार्ट्स होते, अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट्स होते हैं। अभी आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाओ, मतलब एक मंथ में कितना ऊपर कितना नीचे, कहाँ से ओपन हुआ कहाँ जाकर रुका, वो आपको दिखता है। इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे अच्छे से। अभी ध्यान जहाँ पे दो, जहाँ पे मैं चाहता हूँ तुम दो। अरे यार क्या बोल दिया। देखो ये है निफ्टी 50। मैंने क्या बोला? निफ्टी 50 कब बना था? 1996 में। अब यहाँ पे जब डेटा तुम चेक करोगे ना, डेटा जब तुम चेक करोगे ना, डेटा आपको कहाँ दिख रहा है? ये 1996 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक, अब डेटा 1991 से अवेलेबल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो निफ्टी तो बना 1996 में, लेकिन जो जिस चीज़ से बनता है निफ्टी, उसका डेटा हमारे पास पहले से भी, पहले का भी अवेलेबल था। इसलिए हमने इसको पुराना डेटा को भी ऐड कर दिया। एक और रीज़न है, बट आई थिंक इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। जो इन्हीं अच्छा बताए थे, तो जब इनिशियली कोई इंडेक्स बनता है ना, तो उसका एक बेस प्राइस होता है। ये कहीं से तो शुरू हुआ होगा, मान लो 100 से शुरू हुआ होगा, 1000 से शुरू हुआ होगा। एक बेस प्राइस फिक्स करते हैं, तो उसी बेस प्राइस को बेसिकली यहाँ पे मैच किया गया है। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ये बेस प्राइस का 100 होता है, और BSE वाले सेंसेक्स का, सेंसेक्स आई थिंक मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बट ये ध्यान रखना कि एक बेस प्राइस होता है। ठीक, उसी तरह से अब यहाँ पे पीछे आ जाओ, सेम रीजन वही, सेंसेक्स का भी सेम रीजन है। ठीक है, सेंसेक्स पूरा लिखना पड़ता है तब आता है। ठीक है, मंथली चार्ट इसमें भी खुलेगा। उसमें क्या बोला था? 1986 था ना, ये देखो 1986 नहीं है, 1980 से शुरू है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वही सेम रीजन है कि पुराना डेटा अवेलेबल था, इसे में अपन ने डाल दिया, और बेस प्राइस यहाँ से शुरू होता है। थोड़ा सा जूम आउट, चलो इसको हटाओ, समझ गया? आई थिंक क्लियर है। क्यों वो क्लियर है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो निफ्टी का इंडेक्स देखो, एज ऑन अप्रैल 30, 2026, ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है, 2-3 दिन पहले का ही डेटा है। आज 3 तारीख है, 3 मई है। लिस्ट ऑफ बेंचमार्क उसी तरह से सेम है। NSE का बेंचमार्क नेम निफ्टी 500, 100, 150, 250, निफ्टी 50, देख रहे हो, निफ्टी 50। और भी उसी तरह से मल्टीपल इंडेक्स है। यहाँ पे भी निफ्टी में देखोगे तो आपका सेक्टोरियल इंडेक्स, ऑटो, बैंक, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंशियल सर्विस, FMCG, हेल्थ केयर इंडेक्स, तो ये सेक्टोरियल इंडेक्स है। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, यार ये निफ्टी 50 दिया है तो इसको भी ये निफ्टी NSE और प्लस 500 जोड़ता तो नाइफ बन जाता, ये नाइफ 500 क्यों नहीं लिख दे? अबे यार बनाया एक निफ्टी 50, इससे एक बन गया ना, अब एक
एक आइडेंटिटी बन गया निफ्टी। अब सबके लिए अलग अलग थोड़ी बनाते जाएगा, समझ रहे हो ना? नहीं, अब 100 के लिए अलग बन जाएगा, मिड कैप के लिए अलग बन जाएगा, स्मॉल कैप का अलग। तो एक जस्ट एक नाम बन गया, एक आइडेंटिटी बन गया, एक ब्रांड वैल्यू बन गया, एक फेस वैल्यू बन गया, और इसी नाम से अब आगे चलता है। निफ्टी में ऐसा है, ठीक। अब निफ्टी में देख लो कितना स्टॉक्स है, सॉरी मतलब कितना इंडेक्स है। निफ्टी इंडाइसेस लिमिटेड कितना इंडेक्स को मैनेज करती है भाई, कितना है? 425 है। कहाँ 124 है? वहाँ तो बीएससी में है, और ये कहाँ 425? समझे? देख रहे हो ना? अब देखो, बहुत बार अब तुम देखोगे कि एनएससी का बहुत यूज़ होता, बहुत सुनते हैं एनएससी का, निफ्टी का बहुत सुनते हो, सेंसेक्स का कम सुनते होगे। पेपर में देखो तो सेंसेक्स निकलते रहता है, निफ्टी का नहीं निकलता है। मे भी निकलता होगा बट मैंने नहीं देखा है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सेंसेक्स का निकलता है जहाँ तक मुझे ध्यान है। और क्या बता रहा था कि हाँ, सेंसेक्स और एनएससी में ज़्यादा, एनएससी ज़्यादा सुनते हैं। ट्रेडिंग वगैरह जो होती है वो एनएससी में होती है। ऐसा इसलिए होता है, एनएससी का ज़्यादा नाम इसलिए सुनते हैं क्योंकि एनएससी में जो लोग हैं, जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए एनएससी का आप नाम सुनते हैं। बीएससी में कम लोग मिलते हैं। अगर एनएससी रिलायंस का स्टॉक एनएससी में है और बीएससी में है, अगर बीएससी में 50 मान लो 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं रिलायंस में, तो एनएससी में वही 10,000 होंगे। मतलब वॉल्यूम का काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर निफ्टी की बात करते हैं हम लोग, निफ्टी 50 ट्रेडर्स जो होंगे ज़्यादातर निफ्टी 50 ऐसे बात करें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बस ये रिकॉर्डिंग ख़राब ना हो जाए। एक्चुअली पिछला वीडियो में मैंने 1 घंटा का लगभग, मतलब काफ़ी टाइम रिकॉर्ड हुआ था, और जब ये रिकॉर्ड ख़त्म किया तो वीडियो ही नहीं था, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। फिर अभी कैसे भी मोटिवेट होकर फिर से वीडियो बना रहा हूँ। चलिए यूजेस ऑफ अब इंडेक्स देखते हैं। पहला चीज़ क्या है, इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, मार्केट का मूड क्या है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मूड क्या है, ट्रेंड क्या है, सेंटिमेंट क्या है, इकोनॉमी का सेंटिमेंट क्या है, ये पता चलता है आपको। कैसे पता चलता है? मार्केट का मूड कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आओ, अरे यार फिर से फक, अबे यार, आइए मार्केट का मूड देखते हैं। मूड कहने का मतलब क्या है? मार्केट पॉजिटिव होगा। ये जो है अभी डेली चार्ट सेलेक्टेड है, डेली क्या चल रहा है ये देखो। प्रीवियस डे का ना ऊपर गया ना नीचे गया, मूड में कुछ ये नहीं है कि ना मार्केट ऊपर का मूड है ना नीचे का मूड है, ठीक है। ना बाई कर रहा है कोई ना सेल कर रहा है, दोनों बराबर है। जितने लोग बाई कर रहे हैं उतने लोग सेल कर रहे हैं, तो बराबर पे आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट का मूड क्या है इस दिन? ग्रीन कैंडल, मतलब पॉजिटिव, मार्केट का मूड अच्छा है। सेलिंग का मूड है निगेटिव, रेड वाला निगेटिव, सेलिंग का मूड है नहीं बेचूंगा मैं, ये यहाँ पे खरीदने का मूड है, खरीदने का ग्रीन। समझ रहे हो ना मार्केट का मूड क्या है, ठीक। अब ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्या? अब जरा ये देखो, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड का मतलब एक लंबे दौरान में मार्केट किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो आपको ये क्या दिख रहा है, नीचे जाते हुए दिख रहा है, ठीक। तो ये ट्रेंड क्या है? निगेटिव ट्रेंड है, मतलब पेसिमिस्टिक, मतलब निगेटिव। यहाँ पे फिर देखो अब ऊपर जा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक ट्रेंड है, मतलब पॉजिटिव है, लोग खरीदारी कर रहे हैं इसलिए ऊपर जा रहा है। इसके बारे में बात डिमांड वगैरह का खेल है। चलो ठीक है, इतना समझ आ रहा है। ट्रेंड इकोनॉमी का सेंटिमेंट बताता है। कई बार आप देखोगे, देखो क्या होता है ना, अगर जैसे जीडीपी कभी का न्यूज़ आते रहता है कि इंडिया की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है 7% से ऊपर रहेगी, आप उस दिन देखोगे मार्केट ऊपर आराम से भागेगा, क्रूज करते जाएगा, समझे। तो इकोनॉमी जितना अच्छा, मार्केट
इंडेक्स वैसे ही ऊपर जाता है, उतना ही अच्छा बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसलिए ये इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर न्यूज़ निगेटिव रहेगा कि मान लो 2% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी इस साल इंडिया की, तो आप देखोगे वो नीचे गिरता चला जाएगा मार्केट, ठीक है। तो मार्केट के सेंटिमेंट को भी दिखाता है, ठीक। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन पता चली। नेक्स्ट अब बेंचमार्किंग की बात करेंगे। बेंचमार्किंग जो पहले हमने देखा, लिखा हुआ था ना बेंचमार्क नेम कोड, ठीक है। बेंचमार्क तो इंडेक्स एज ए बेंचमार्क भी यूज़ करते हैं। बेंचमार्क कहने का मतलब एक कंपैरिजन के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। देखो क्या कैसे बताऊं, देखो जैसे मान लो तुमने, चलो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसी से बताते हैं। 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 1.2 लाख हो गया, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 20% रिटर्न आया। अब रिटर्न जो है वो अच्छा है कि ख़राब है, कैसा रिटर्न? रिटर्न तो पॉजिटिव है, जो भी है अच्छा ही है, बट क्या इतना रिटर्न मतलब क्या बोलूँ, क्या इतना रिटर्न सही है हमारे लिए? क्या इससे ज़्यादा भी हो सकता था या फिर इससे कम हो सकता था? तो उसको चेक करने के लिए अपन किसको यूज़ करेंगे? इंडेक्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि पूरा भारत एक अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो इंडेक्स बता रहा है। और अगर आप इंडेक्स के पीछे हैं तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। अगर आप इंडेक्स के ऊपर जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि 20% आपने रिटर्न कमाया, बट निफ्टी 50 मूव्ड 30%, मतलब आपने अंडर परफॉर्म किया भाई, ठीक है। हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? आउट परफॉर्म करें, एटलीस्ट जैसा निफ्टी चल रहा है निफ्टी 50 वैसा तो परफॉर्म करें, समझे? तो उसी तरह से सेक्टोरियल इंडेक्स का भी है। किसी सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है और उसी सेक्टर का किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आप स्टॉक का चेक करोगे और सेक्टर का इंडेक्स चेक करोगे, दोनों अगर एक साथ अलाइन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर स्टॉक आपका बेहतर परफॉर्म कर रहा है सेक्टर इंडेक्स से तो बहुत 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 अच्छी बात है। अगर इंडेक्स के नीचे आपका रिटर्न है स्टॉक का तो कुछ तो गड़बड़ है, समझे? तो बेंचमार्किंग का यूज़ इसलिए करते हैं। बेंचमार्किंग समझ में आई थिंक आ गया होगा। ऐसे ही मतलब और देखो आई थिंक, देखो जैसे एक एग्जांपल ले लो, 100 लोग एक गांव में रहते हैं, गांव में 100 लोग नहीं 100 फैमिली रहती है, ठीक। उसमें से 2 फैमिली के पास 2 करोड़ से ऊपर पैसा काफ़ी है, ज़्यादा है, ठीक है। अब जो बाकी जो है 98 लोग, वो अगर इससे बेहतर करेंगे, इनसे ज़्यादा कमाएंगे तो वो आउट परफॉर्म कहलाएंगे। उनको लगेगा कि यार भैया चलो इससे मैं मस्त इससे अच्छा कमा रहा हूँ, अब तो वो खुश रहेगा। लेकिन जैसे उसके नीचे मान लो कमा रहा है तो बोलेगा यार नहीं, ये मुझे इसके ऊपर जाना है, इस बंदे के ऊपर जाना है। तो ये एक बेंचमार्क सेट किया, ठीक है, कि मुझे इसके ऊपर जाना है, इसके नीचे नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर वाह वाह वाह, समझे? आइए तीसरा देखते हैं। देखो मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ इंडेक्स क्या है पता है? ट्रेडिंग है, ऑप्शन और फ्यूचर। ये बाद में इसके बारे में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बट यूजुअली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हम लोग निफ्टी 50 में ट्रेडिंग होती है। बैंक निफ्टी सुने होंगे, इसमें ट्रेडिंग होती है, बहुत ट्रेडिंग, खूब ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग में काफ़ी यूज़ होता है। अब एक चौथा है पोर्टफोलियो हेजिंग। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। पोर्टफोलियो हेजिंग क्या होता है? देखो मान लो आपके पोर्टफोलियो में 2 करोड़ है, मान लो यार मान लो 2 करोड़ है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब अभी ईरान वार हो गया, तुम्हें पोर्टफोलियो हेजिंग के बारे में नहीं पता है, तुम्हारा स्टॉक जैसा है वैसा ही छोड़ दोगे, बाहर में जाए, ठीक। लेकिन जो जानता होगा पोर्टफोलियो हेजिंग, वो क्या करेगा? वो पोर्टफोलियो जान रहा है कि ईरान वॉर के कारण उसका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, तो वो क्या करता है कि इंडेक्स को वो बाई कर लेता है। इंडेक्स बाई करने से क्या होता है? अगर पोर्टफोलियो उसका नीचे जा रहा है, इंडेक्स क्या करेगा? ऊपर जाएगा।
अब बोलोगे अरे यार ऐसे क्या क्या बात कर रहे हो, निफ्टी 50 भाई वार हुआ तो निफ्टी 50 नीचे जाएगा ना? नहीं, मतलब हाँ नीचे जाएगा, ऑब्वियसली नीचे जाएगा, बट इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे अभी मैंने बात किया फ्यूचर ऑप्शन वगैरह, ये आप बाई करते हो तो जो जिस तरह का मार्केट का सेंटिमेंट मान लो निगेटिव है तो वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, अपोजिट मूव करता है, तो इस कारण से आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, लेकिन आपने जो इंडेक्स में पैसा लगाया वो ऊपर जाएगा। तो ये एक्चुअली बैलेंस आउट हो जाता है, ना ऊपर गया आपका, ना पोर्टफोलियो ना ऊपर गया, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। अब सब कुछ मान लो सही हो गया, ईरान वॉर खत्म हो गया, आप क्या करोगे, इंडेक्स को फिर से सेल कर दोगे, आपका पोर्टफोलियो अब जहाँ था वहीं रहा, अब जो है वो ऊपर बढ़ना शुरू करेगी। समझे पोर्टफोलियो हेजिंग का क्या फ़ायदा है? ठीक है, तो मान लो 2 करोड़ का आपका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो लगभग मतलब जितना भी आपको एनालाइज करना पड़ता है कि कितना पैसा इसमें इंडेक्स में लगाया जाए कि उतना ही प्रॉफिट हो और उतना ही पोर्टफोलियो में जितना लॉस हो उतना ही प्रॉफिट। ये क्या बोले, कहाँ चला गया, अरे यार पोर्टफोलियो हेजिंग करने से हो, इंडेक्स से हो, ठीक है। अब उतना ही क्यों बोल रहे हैं, आसपास ही क्यों होना चाहिए? ऑब्वियसली यार, मान लो कि अगर तुमने पोर्टफोलियो हेजिंग ही ज़्यादा अमाउंट का कर दिया तो भाई वो ऊपर मतलब ऊपर गया, हाँ ठीक है, तब मतलब कर सकते हो ज़्यादा अमाउंट का, लेकिन मान लो वो नीचे चला गया किसी कारण से, फिर से वो नीचे भाग गया, तो नीचे जब भागेगा तो तुम्हारा लॉस भी इंडेक्स में भी बढ़ जाएगा ज़्यादा, तो इसीलिए लगभग बराबर होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? अब चलिए सेक्टर एनालिसिस वो तो अभी देख लिया, ठीक है। अब इंडेक्स को कैसे बनाते हैं, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर। क्यों, आपको धीरे धीरे यहाँ पे समझ आ जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडेक्स कंपोजिशन ऑफ मेनी स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स कलेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ये मल्टीपल जो कंपनीज हैं, मल्टीपल सेक्टर्स हैं, उसमें से जो कंपनीज है अलग अलग कंपनीज को एक साथ कलेक्ट करते हैं और फाइनली वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी को, वो इंडेक्स बनता है। इंडेक्स जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ इकोनॉमी को। ये देश कंपनी ही चला रही है, अंबानी, अडानी, रिलायंस, टाटा, बिरला और भी जो कोई भी नाम ले लो, ठीक है। जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसी से बेसिकली एक इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। गेटिंग द पॉइंट? इंडेक्स में आने के लिए मैनी क्राइटेरिया होते हैं, इफ़ नॉट फुलफिल्ड यू आर आउट। ऑब्वियसली निफ्टी 50 में बस 50 कंपनी होते हैं, अगर 50 कंपनी जो भी कंपनी होती है उनको सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, तभी वो 50 में इंटर कर पाएंगे, ठीक है। कोई इंडेक्स ऐसा नहीं होता कि फिक्स होता है कि 50 कंपनी सेलेक्ट कर लिया है, अब ये ज़िंदगी भर जब तक चलेगा, जब तक इंडेक्स रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक इंडेक्स में यही 50 कंपनी रहेगी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सेंसेक्स में भी उसी तरह से, सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, तो ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब एवरी स्टॉक इन इंडेक्स शुड बी असाइंड सर्टेन वेटेज। अब क्या होता है ना कि हर एक जो भी स्टॉक है निफ्टी 50 में, जो भी स्टॉक है, अबे यार, जो भी स्टॉक है निफ्टी 50 कंपनी है, 50 कंपनी है तो 50 का ऐसा नहीं है इक्वल वेटेज। वेटेज कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा वेटेज के बारे में थोड़ा और बताता हूँ पहले, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। मान लो एक 50 kg का बॉक्स है, 2 लोगों को बोला इसको उठा के लेके जाओ। एक बंदा है जिसका एज 25 साल है, एक बंदा है जिसका एज 10 साल है। अब बताओ कौन ज़्यादा पावर लगाएगा? ऑब्वियसली 25 साल वाला बंदा। तो इस बॉक्स को उठाने में किसका वेटेज ज़्यादा लग रहा है? ऑब्वियसली 25 साल का बंदा। और कम किसका है? 10 साल का बंदा। तो इसी को बेसिकली
इस कंसेप्ट को यहाँ यूज़ करें तो ये जो 50 kg है हमारा क्या है, निफ्टी 50, और इसको उठाने वाला जो बंदा है या गिराने वाला बंदा है वो 50 कंपनियां हैं, ठीक है। तो वो वेटेज कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक। अब ये है फ्री फ्लोट, ये हर दिन चेंज होता है, फिक्स नहीं होता है, हर दिन वेटेज चेंज होता है, हर दिन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होता है तो हर दिन वेटेज भी चेंज होता है। अब फ्री फ्लोट क्यों बोला गया, सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, मतलब टोटल शेयर इनटू मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, फ्री फ्लोट वो मार्केट कैप है जो ट्रेडेबल होता है। ट्रेडेबल कहने का मतलब मान लो क्या मतलब, देखो ऐसे मान लो 1 लाख शेयर है, 1 लाख में से 50,000 शेयर जो है वो पब्लिक के पास है। पब्लिक इसे क्या कर सकती है, बाई सेल, कभी भी बाई कर सकती है, सेल कर सकती है, मार्केट में जाएगा बाई कर लेगा, सेल कर लेगा। और जो 50,000 है वो किसी मान लो प्रमोटर के पास है, तो वो 50,000 क्या पब्लिक बाई सेल कर सकती है क्या, नहीं कर सकती है, ये फ्री नहीं है। तो जो शेयर्स फ्री हैं उससे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये टर्म ही इसलिए यूज़ किया जा रहा है फ्री, क्योंकि वो ट्रेडेबल है, उसे कोई भी ट्रेड कर सकता है, बाई कर सकता है, सेल कर सकता है, और ये चेंज एवरी डे करता है। क्यों चेंज कर रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट प्राइस डेली चेंज होता है और इस कारण से वेटेज भी डेली चेंज होता है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक, समझे। हाँ, तो थोड़ा अब मैं, अच्छा ये ख़त्म हो गया, तो चलो एक बार थोड़ा वेटेज वाला देख लेता हूँ। वेटेज का देखते हैं, कैमरा ऑन करता हूँ और आपको पहले वेटेज वाला दिखाता हूँ। आइए, बस ये वीडियो बंद ना हो जाए। देखो ये सब कैलकुलेशन वगैरह किया था, कैमरा ही ऑन नहीं है यार, बस ये वीडियो बंद ना हो जाए, मेरा दिमाग। ये देखो, ये है एक्सेल शीट जिसमें आपको ठीक, जिसमें आपको यहाँ पे देखो जो निफ्टी 50 का है वो टोटल कितने 50 कंपनी होती है, यहाँ पे देखो 50 कंपनी है। टॉप पे क्या है, HDFC है और बॉटम पे सबसे लास्ट में 50वां कंपनी है विप्रो, ठीक। यहाँ पे वेटेज देखोगे तो ये आई थिंक 2-3 दिन पहले का वेटेज है, 10.7% था, रिलायंस का 8.8%, ICICI का 8.2%, उसका मार्केट कैप इतना दिया है। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। ये मार्केट कैप का मतलब ये फ्री फ्लोट क्या होगा, हमेशा इससे कम होगा, हमेशा इससे कम होगा, इससे कम होगा। ऑब्वियसली क्या है, ये टोटल मार्केट कैप है। ये क्या है, वैसे शेयर्स, वैसे मार्केट कैप जो ट्रेडेबल हो, ठीक है, तो उससे कम होगा। और यहाँ पे देखोगे तो फ्री शेयर और ट्रेडेबल शेयर कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो फ्री शेयर कितने हो गए, 99.15%। मतलब ये फ्री शेयर कहने का मतलब क्या है, ये जो फ्री फ्लोट है उससे शेयर निकाले तो कितना आ जाएगा 99 इससे इतना को डिवाइड करोगे तो 99.15% आ जाएगा। इतने शेयर्स ट्रेडेबल शेयर्स हो गए। कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, रुको। आउटस्टैंडिंग शेयर देखो ये क्या है, ये नंबर ऑफ आउट इतना इक्वल टू ये मार्केट कैप हो जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट कैप। अब आपको मार्केट कैप मान लो पता है तो, और मार्केट प्राइस पता है तो टोटल नंबर ऑफ आउट शेयर्स निकाल सकते हो।
या फिर हमने क्या बोला कि जो मार्केट कैप जो निकलता है वो टोटल शेयर से निकलता है, और फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो निकलता है वो फ्री शेयर से निकलता है। तो फ्री डिवाइडेड बाय टोटल करोगे इनटू 100 करोगे तो ये फ्री का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो वही बेसिकली यहाँ से फ्री का जो परसेंटेज जो है वो यहाँ पे निकालना है, फ्री का परसेंटेज। और 100 में से माइनस कर दोगे इतना तो ये नॉन ट्रेडेबल आ जाएगा। सिंपल, समझे? सबका वैसे ही है, कुछ नहीं है इसमें। और चलो ये हो गया निफ्टी 50 का। थोड़ा ये एनएससी का वेबसाइट है, एनएससी के वेबसाइट में देखो, यहाँ पे निफ्टी 50 का डेटा यहाँ पे देखो। निफ्टी 50 पे क्लिक करो, खुल क्यों नहीं रहा तेरा? ये देखो निफ्टी 50 का ये जो भी स्टॉक्स है वो दिखाया गया है यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पे देखो ये चीज़ मेरे को दिखाना था, कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज। इस पर क्लिक करोगे, वेटेज के हिसाब से आपको यहाँ पे टॉप से बॉटम तक आपको दिखा रहा है। टॉप पे कौन है? HDFC, और बॉटम पे विप्रो। ठीक, वो चेंजेस दिखा रहा है डेली। लास्ट LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, और क्या दिखाना है? चलो तो इतना तो ये तो हो गया। ठीक, आपको वेटेज वगैरह दिखा दिया, समझ में आ गया होगा, समझे? और क्या दिखाना है? हाँ, वो फ्री फ्लोट कहाँ से निकाला? फ्री फ्लोट कहाँ से निकाला? निफ्टी 50 में जाओ, जो मान लो यहाँ पे कहाँ गया, HDFC जाओ, क्लिक करो। इसमें दिया रहता है, NSE के डेटा पे दिया रहता है टोटल मार्केट कैप इतना है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप इतना है, इतना है। अब देखो फ्री फ्लोट मार्केट कैप इतना है, 11,82,633 करोड़ है। और ये किसका है? HDFC का है। रिलायंस का चेक करोगे, रिलायंस का 9 लाख है। तो जो फ्री फ्लोट, तो उसी हिसाब से बेसिकली फ्री फ्लोट के हिसाब से ही क्या डिसाइड होता है? वेटेज डिसाइड होता है। ठीक है, तो अभी जैसे HDFC का क्या हो जाएगा? HDFC का सबसे ज़्यादा वेटेज होगा, HDFC का सबसे ज़्यादा होगा वेटेज, क्योंकि इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है। उसी तरह से अभी आपने फिर रिलायंस का देखा, रिलायंस का वेटेज उससे क्या हो जाएगा? कम है, उससे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप उससे कम है। उसी तरह से ICICI का चेक करोगे तो उससे कम, वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक हाँ हो गया सारा, जितना कुछ बताना था। बहुत कुछ है, बट देखे थोड़ा थोड़ा करके अगर कुछ आदमी को बता दिया जाए ना, और वो थोड़ा खुद से भी मेहनत करे ना, तो वो काफ़ी कुछ सीख लेता है। ठीक है, इसलिए खुद से भी मेहनत करो। जितना मेरे को बताना था, समझाना था, मैंने समझा दिया है। और भी कुछ अगर मेरे को दिखाना है तो मैं एक बार देख लेता हूँ अपना ओपन करके। ये ठीक है, सब लगभग सब दिखा दिया है। निफ्टी 50 कंट्रीब्यूशन, आई थिंक ये एक्सेल ये मैंने नहीं दिखाया था क्या? ये आपने देखा था जो? आई थिंक नहीं देखा था। देखो जैसे ये 29 तारीख से 30 तारीख तक का दिया गया है। ठीक, उस दिन SBI लाइफ इंश्योरेंस, इसको हटाओ, टॉप पे जाओ। रिलायंस का वेटेज कितना है? 8.76% है। मैंने क्या बोला? चेंज होता है, तो ये देखो कैसे चेंज होगा। 28 का अप्लाई करते हैं, 28 से 8.76 है ना, 28 29, 8.66% चेंज हुआ ना। ये चेंजेबल है। क्यों चेंजेबल? आपको पता चल गया, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। दैट्स इट। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बात कर रहे हैं, देखो टोटल आउट एक्चुअली क्या होता है, जब मान लो कोई ITC का हम खोला है, ITC का अगर इन्वेस्टर में जाओगे, स्क्रीनर में जाके इन्वेस्टर में जाओगे, तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिखेगा, ये नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स दिखता है, ना कि नंबर ऑफ़ शेयर्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स जानने के लिए आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जा सकते हो, या फिर आप ये वेबसाइट खोल के कंपनीज मार्केट कैप खोलोगे और यहाँ पे शेयर्स आउटस्टैंडिंग चेक करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से दिख जाता है। ठीक है, तो इससे पता चल गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पे चेक देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 13 कैलकुलेटर निकालो,
कैलकुलेटर कहाँ गया, जल्दी खुल जा भाई। देखो कितना है, 13,13530,478,955। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग बंद हुआ, नहीं बंद हुआ, ठीक। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर ऑफ क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर को अगर मतलब अगर मार्केट प्राइस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे क्या मिलेगा, आपको मार्केट कैप मिल जाएगा, टोटल मार्केट कैप। ये किसका है, रिलायंस का है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मार्केट कैप आपको यहाँ पे कितना दिया गया, मार्केट कैप नहीं, मार्केट प्राइस 1436। ये देखो इतना नंबर आया है। ये प्राइस, ये क्या निकल के आ गया, इतना मार्केट कैप इसका, इकाई दाएं सैकड़ा, बहुत ज़्यादा नंबर है, पढ़ा भी नहीं जा रहा। इसको करोड़ में लाना है तो 10⁻7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 2 5 1 6 1 7। ये कितना करोड़ आ गया, 1 2 इकाई दाएं सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख 19,42,976 करोड़। इसी के आसपास आप देखोगे मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आओ, कहाँ गया निफ्टी, रिलायंस, जल्दी खोल लो यार फटाक से, रिलायंस खुल जा। अबे यार क्या अजीब हालत है, इतना टाइम क्यों ले रहा है, ऐसे ही वीडियो बड़ा हो गया। चलो HDFC यार, अच्छा HDFC का कैलकुलेट किए थे क्या, HDFC का क्या हम, एक सेकंड, अरे यार रिलायंस का है। अबे यार खुल जा यार, क्या बात है। हाँ खुला। देखो 1943,272 टोटल मार्केट कैप, यहाँ पे लगभग उतना ही है, 1942 समथिंग, ठीक है। वो मार्केट प्राइस के कारण इधर उधर हो रहा है, बट इसी के आसपास आया है। सो आई थिंक अब हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, बस ये रिकॉर्डिंग बंद ना हुआ हो तो ख़त्म करते हैं लेक्चर को। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप डायरेक्टली कमेंट करो, मैं 100% जवाब दूंगा, ठीक है। अगर कोई कुछ लगे कि कमी है, गलती है, तो मुझे कमेंट में फटाक से बता दो। बाकी और कुछ नहीं बोलना है, बाकी शेयर कर दो और पढ़ लो और लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। ओके चलो बाय, थैंक यू।